Good evening, Nalini ji, Dipali ji. Good evening, sir. Welcome to Rich Heritage Yoga and welcome to योग के थ्रू हम कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें इस सेशन में। तो आप सबका स्वागत है सवाल आपके और जवाब योग के सेशन में। एंड हमारे लाइफ में कुछ न कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनका जवाब हमें बहुत ढूंढने की हम कोशिश करते हैं और वही सवाल आपके लाइफ से भी जुड़े हो सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और इस इन क्वेश्चंस का आंसर मास्टर योग मास्टर अभिजीत गायकवाड़ सर आप यहाँ पे हैं और उन सवालों का जवाब देंगे। So without wasting much time, we'll start our session and I'll welcome Abhijit sir. Sir, please. So मेरे पास काफी सारे questions हैं और मैं शुरुआत करना चाहूंगी and I like your your permission to start. Yeah, sure. So sir, जो पहला question है हमारे पास वो question है कि मन को शांति नहीं मिलती है काफी टाइम तक हम मतलब राहत नहीं मिलती, थोड़ा चिड़चिड़ होता है और कुछ समझ नहीं आता है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं जो थोड़ा मन शांत हम रख सके? ओके, सो सबसे पहले सभी का आज के इस प्रोग्राम में सवाल आपके और जवाब योग के मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का। आई होप मेरी आवाज आप तक आ रही है अच्छी तरह से। ओके, तो जैसे मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन इस सवाल लेने से पहले देना चाहूंगा कि ये एक प्रयास किया जा रहा है ताकि हमारे जो सवाल होते हैं हमारे मन में उसका जवाब जो हमें नहीं मिलता है या हम डरते हैं किसी से पूछने को या संकोचित होते हैं, तो वो आप यहाँ पर विदाउट एनी इनहिबिशन आप पूछ सकते हैं और आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा लेकिन आपको जवाब मिल जाएगा। और ये भले रिकॉर्डेड सेशन है लेकिन आपका नाम नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रहेगा हमारे चैनल पर, तो बाकी के लोग भी इसका फायदा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल होते हैं, तो रिपीट ना हो तो लोग वो देख सकते हैं, इसका जवाब उनको यूट्यूब पे हमेशा मिलता रहेगा। सो ये जो पहला सवाल था कि बहुत चिड़चिड़ होती है, शांत नहीं मन होता है, तो उसको कैसे शांत करे, राइट? यही सवाल था। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि हम इसका जवाब पतंजलि के योग सूत्र में और योग में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने कहा है कि चित्त का डेफिनेशन, चित्त के बारे में बात की है। अभी चित्त क्या है ये समझने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन इसको इन शॉर्ट मैं बताने की कोशिश करूंगा। हमें क्या लगता है एक बोली भाषा में चित्त यानी हमारा मन है ना, लेकिन पतंजलि ने बताया है कि चित्त यानी सिर्फ मन नहीं है, मन है, बुद्धि और अहंकार है। अभी मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों चीजें क्या है? मन वो है जो हमें बताता है कि मुझे ये चाहिए, ओके। और जो अहंकार है वो ये बताता है कि ये मेरे लिए ही है इसलिए मुझे चाहिए। और बुद्धि ये क्या कहती है कि वाकई में तुम्हें ये चाहिए, या ये सच में जरूरी है, या ये सही है या बुरा है, ओके। मतलब अहंकार यानी ये मेरे लिए है, हम खुद को पहला रख के फिर सारी चीजों को देखते हैं, मेरे लिए है, ये मेरा है। मन क्या है? मुझे चाहिए, डिजायर का स्थान। और बुद्धि क्या है? ये सही गलत, अच्छा बुरा, इसका विश्लेषण करने वाला जो हमारे अंदर एक आवाज होता है वो है बुद्धि। तो ये तीनों है मिलके बनता है चित्त। और ये तीनों जो है ये जो तीनों मिलके जो चित्त बनता है, ये चित्त के अलग अलग अवस्थाएं हैं, ऐसा कहा गया है। पतंजलि जी ने ये कहा है। कौन सी अवस्था है? उन अवस्थाओं को नाम दिया है चित्त भूमि। चित्त भूमि कहा है उनको। और ऐसे 5 चित्त भूमियां हैं या 5 अवस्था में हमारा मन रहता है। एक है
पहला जो है वो है क्षिप्त। क्षिप्त यानी वो रेस्टलेस होता है, मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं होता। ओके, ऑलवेज रेस्टलेस, इसको कहते हैं क्षिप्त। दूसरा है मूढ़, स्लीपी स्टेट, यानी हमेशा एक शांत, मतलब शांत नहीं कह सकते, ग्लूमी, स्लीपी स्टेट। तीसरा है विक्षिप्त। विक्षिप्त यानी डिस्ट्रैक्टेड, मतलब कभी अच्छा है तो कभी एकदम शांत है, कभी अशांत है, दोनों के बीच में दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ऐसा ऑसिलेट होता है। जैसे पुराने घड़ी में होता था एक जो हिलने वाला पार्ट, वैसा ऑसिलेट होता है। चौथा है एकाग्र, मतलब जो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होने वाला। और पांचवा है निरुद्ध, यानी जो तो पूरी तरह से बैलेंस हो गया है, उसका ये जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह ये सब कम हो गया और बैलेंस हो गया है, एकाग्र से आगे की स्थिति। अभी ये मैंने आपको क्यों बताया, पतंजलि के जो सूत्र है उसमें इसके जवाब हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। तो ये जो चिड़चिड़ होना या ये आप अगर देखेंगे तो आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि क्षिप्त में है, रेस्टलेस है, और कभी कभी होता है कॉन्सेंट्रेटेड, लेकिन कभी कभी चल भी होता है, यानी विक्षिप्त भी है। तो इन चीजों को कैसे हम कंट्रोल करें? तो पहला तो इसके लिए आपको योग तो आप अगर आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका ये धीरे धीरे कम होगा। कैसे कम होगा? हम मोस्टली क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर ध्यान देते हैं, यानी योग के आसन के हिस्से पर हम ध्यान ज्यादा देते हैं, इसलिए हम आसन प्रैक्टिस करते हैं। और मन के ऊपर हम ज्यादा काम नहीं करते, बुद्धि के ऊपर हम काम नहीं करते, तो सिर्फ शरीर पे काम करते हैं। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप आसन कर रहे हैं आसन करिए। ओके, तो आसन करते करते आपको क्या करना है, आसन करते करते आपको मन को एकाग्र करने की कोशिश करनी है। वो डायरेक्टली निरुद्ध अवस्था में नहीं जाएगा, है ना। तो विक्षिप्त से वो आएगा मूढ़, मूढ़ से आएगा विक्षिप्त में, विक्षिप्त से एकाग्र में, और फिर निरुद्ध यानी शांत अवस्था में। तो एकाग्र तो करने की कोशिश कीजिए। एकाग्र आप ध्यान में नहीं कर सकते तो आसन में कीजिए। आसन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो समझो एक फॉर एग्जांपल अगर आप पर्वतासन कर रहे हैं, तो पर्वतासन करते समय आप पर्वत के भांति खुद को देखने की कोशिश कीजिए, पर्वत के गुण को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। पर्वत क्या है, एक जगह पर मजबूत अटल अवस्था में खड़ा है ना, कोई भी सामने उसके तूफान आए, आंधी आए, हिलता नहीं है। तो वैसे खुद को महसूस कीजिए कि मैं पर्वत हूं। उसके गुण अपने अंदर देखते देखते आप वैसे वो क्वालिटीज आपके अंदर आने लगेंगी। एक, आप एकाग्र हो जाएंगे। दूसरा, सांसों पर और शरीर के अंदर उसका जो असर हो रहा है उस पर ध्यान देना है। आसन में दो चीजें होती हैं, एक आपके शरीर के ऊपर होने वाला असर, और दूसरा आपके मन के ऊपर होने वाला असर, और तीसरा आपको ध्यान देना है सांसों पर। ये अगर आप रेगुलरली आसन प्रैक्टिस करते समय करेंगे तो आपका बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन होने लगेगा। जब ये बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन होने लगेगा तो मन जो है थोड़ा थोड़ा आपके कंट्रोल में आने लगेगा, और बुद्धि अपना स्थान, मतलब जो ऊपर वाला स्थान लेगी। बुद्धि से आप काम लेने लगेंगे। जब आप बुद्धि से काम लेने लगेंगे तो आपको चिड़चिड़ नहीं होगी, क्योंकि आपका जो इम्पल्स है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे। पहले सोचेंगे उसके ऊपर, ये सही है, गलत है, मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, और फिर आप रिएक्ट करेंगे। तो इस प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे आपके मन को कंट्रोल कर पाएंगे और चिड़चिड़पना आपका कम हो जाएगा। इसके लिए एक टेक्निक है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल टेक्निक। जब भी आपको चिड़चिड़ आए, गुस्सा आए, तो आपको क्या करना है, आपको सामने से जो इम्पल्स आता है उसको पहले रेड सिग्नल दिखाना है। रेड सिग्नल का क्या मतलब है, स्टॉप। तो आपको क्या बोलना है, जो इम्पल्स आ रहा है उसको रिएक्शन के लिए पहले स्टॉप बोलना है, रिएक्शन नहीं देना है, स्टॉप। फिर येलो सिग्नल लगाना है। येलो सिग्नल क्या है, येलो सिग्नल है कि नाउ, जैसे नॉर्मल इसमें रेड सिग्नल स्टॉप है, येलो सिग्नल गेट रेडी, एंड ग्रीन सिग्नल गो। उसी तरह से रेड सिग्नल आपको पहले लगाना है मन के अंदर और बोलना है मुझे रिएक्शन स्टॉप करना है।
येलो सिग्नल यानी रिएक्शन क्या देना है या नहीं देना है, इसके ऊपर सोचना है। सामने वाले ने बोल दिया तुरंत रिएक्शन नहीं, स्टॉप, क्या देना है रिएक्शन, वाकई में मुझे इस पर रिएक्शन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और क्या देना चाहिए, ये सोचा आपने येलो सिग्नल में। और फिर ग्रीन, फिर आप आपका जो बात रखनी है, आपको जो रिएक्ट करना है वो रिएक्ट कीजिए। शुरू में क्या होगा, आप इम्पल्स आएगा आपको, आप देने की कोशिश करेगी, फिर आपको आएगा याद, हाँ मुझे ट्रैफिक सिग्नल टेक्निक फॉलो करना है। फिर आप खुद को ये आप जानबूझ के बोलेंगे नहीं मैं अभी रुकती हूँ, पहले सोचती हूँ, फिर येलो सिग्नल, फिर ग्रीन, फिर आप जवाब देंगे। कुछ दिनों बाद क्या होगा, आपका इम्पल्स आएगा, आपको इम्पल्स आने के बाद बोलने से पहले जैसे पहले हुआ था वैसा नहीं होगा, आपको तुरंत समझ में आएगा कि मुझे ट्रैफिक सिग्नल टेक्निक यूज करना है, आप उसको यूज करेंगे। वापस और आगे जाके क्या होगा, आपको कोई बोलेगा कुछ, आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रैफिक सिग्नल लगाना है मुझे, आप उसी तरह से पहले सोचेंगे फिर जवाब, मतलब रेड सिग्नल चला जाएगा, डायरेक्ट येलो और ग्रीन होगा। बाद में क्या होगा, और आगे जाके आपको कोई बोल देगा, येलो सिग्नल में ही आपको पता चलेगा कि मुझे इसका जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, मुझे रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो रिएक्शन देते देते मुझे खुद को नुकसान हो रहा है, इससे अच्छा मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। ओके, स्माइल करके आप उसको टाल देंगे। तो इस तरह से आपका ट्रैफिक सिग्नल टेक्निक की वजह से आपका गुस्सा कम कम होते जाएगा। ओके, और फिर आप बुद्धि से ज्यादा काम लेंगे और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर टू द टेक्निक। सेकंड, आप प्राणायाम प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, आपका धीरे धीरे गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि सांसों पर आपका ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। आई होप काफी लोगों को उनको काफी इससे मार्गदर्शन मिला होगा। सर दूसरा क्वेश्चन है, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि वो काफी करीबन 6 से 7 साल उनको हो गया था इस प्रॉब्लम को झेलते झेलते। अभी उनकी करंटली 40 इयर्स एज हो चुकी है। पीरियड्स नॉर्मल होते थे, लेकिन पीरियड्स के 15 दिन पहले उनको इतनी बेहद तकलीफ होती थी, जिसमें उनका बहुत ही ज्यादा मूड स्विंग हो जाना, डिप्रेशन होना, पिंपल्स जैसे प्रॉब्लम्स होना, और ब्रेस्ट में काफी तकलीफ होना, मतलब पेन होना। और इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स, दिल्ली है, पुणे में भी काफी कंसल्ट किया, तो उन्होंने वाइटामिन की और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रिकमेंड किए थे, तो उससे टेम्पररी उनको रिलीफ मिला था। और उसके बाद उन्होंने कई सारी फिजिकल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट किया, वो भी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत उनको सुधार आया है, और लास्ट 9 महीने से वो योगा भी कर रही है। लेकिन अभी उनका जो करंट इशू है वो है वेट का, जो कि हद से ज्यादा बढ़ चुका है। बोल रहे थे इसमें कि वो वेट को लेके काफी परेशान है और उसको लूज करने का सोल्यूशन चाहती है। ओके, ओके, सो सबसे पहली बात यह है, अभी आपने कुछ एक्टिविटी करना शुरू कर दिया है, योग या ये, पहली बात यह है कि आप दिन के 24 घंटे में 1 घंटा अगर आप शरीर को दे रहे हैं, तो बाकी के 23 घंटा आप क्या कर रहे हैं, इसका आंसर, बहुत सारे आंसर्स का मिलके एक आंसर बनेगा इसका। कोई भी चीज को समय लगता है। पहला मैंने कहा कि 1 घंटा अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, बाकी के 23 घंटे क्या कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और हर चीज को एक समय लगता है। ऐसा कहा गया है कि जैसे स्नेक अपनी पूरी त्वचा को निकाल के एक नई त्वचा लाता है और फिर एक्टिव हो जाता है फिर से, वैसे पूरा इंसान का भी कायाकल्प हो सकता है। ये कायाकल्प कब होता है? ओके, अभी ये काल खंड सुन के डर जाएंगे, ये मैं सिर्फ एक आपको एक बता रहा हूं कि इतना टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपको खुद को समय देना है, रिजल्ट जल्दी भी आ सकते हैं। हमारी एक सेल को मर के वापस नया सेल उस जगह पर आने को, हर एक सेल की लाइफ अलग अलग है। हमारे बालों के अंदर जो डैंड्रफ होता है, वो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं, ऊपरी लेयर, ये रोज बदलती है, इसलिए डैंड्रफ लोगों को, कुछ लोगों को डैंड्रफ की तकलीफ रहती है। ओके, तो स्किन के लेयर सेल्स की आयु 1 दिन है,
ऐसे कुछ कुछ सेल्स जो है हमारे अवयव के सेल्स, ये सेल्स वो सेल्स, कुछ की 1 महीना है, कुछ की 1 साल है, कुछ की 2 साल है, ऐसा मैक्सिमम पीरियड 7 years है। ओके, अभी किसी ने आहार, विहार और व्यवहार, ये 3 चीज को बदलने के बारे में सोचा है, मतलब लाइफस्टाइल, खान पान, लोगों के साथ मिलना जुलना, विचार, ये सब बदलने का सोचा है, क्योंकि इन सबका हमारे शरीर के ऊपर असर होता है। साइकोसोमा मतलब हमारे मन का असर शरीर पर। तो ये सब चेंज करने का अगर उसने फैसला किया, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का सोचा, फैसला किया, और अगर उसको पूरा रेजुविनेशन उसकी बॉडी में स्टार्ट हो गया है, अच्छा डाइट खा रहा है, अच्छा एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छा प्राणायाम वगैरह कर रहा है, तो एक सेल बन के दूसरा सेल उसकी जगह लेने के लिए मैक्सिमम जो टाइम लगेगा, जो सबसे डिफिकल्ट सेल्स है, उसको 7 साल लगेंगे। मतलब आज जो कर रहे हैं वो आप रेगुलरली करते रहेंगे 7 साल तक, तो 7 साल के बाद आपकी बॉडी पूरी तरह से रेजुविनेट होके नई होने वाली है। लेकिन आपको 7 years कंसिस्टेंटली इस चीज को करते रहना चाहिए, मतलब आहार, विहार और व्यवहार। अभी 7 साल बहुत ज्यादा लगेगा आपको, है ना, लेकिन 7 साल ऐसे निकल जाते हैं। ये एक मैंने आपको एक बहुत बड़ी चीज बता दी है कि जिसके वजह से आप पूरी तरह से एक नया शरीर आपको दिखने को मिलेगा, कायाकल्प कहते हैं इसको। उसके अलावा इमीडिएट बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फॉलो अ वेरी गुड डाइट प्लान। ओके, मैंने कहा 1 घंटा आप एक्टिविटी करते हैं, 23 घंटा क्या करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। 23 घंटे अगर आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है, ओके, तो उसका असर आपके शरीर के ऊपर। वुमेन्स बॉडी इज लाइक अ केमिकल फैक्ट्री। ओके, वुमेन्स, मेन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट वुमेन्स बॉडी इज लाइक अ केमिकल फैक्ट्री। प्रोसेस्ड फूड फूड अगर आप खाते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। अगर आपने उसको आपके यंग एज में खाया है, तो आज उसका आपको असर दिखने वाला है। आपकी बॉडी को टाइम दीजिए थोड़ा, उसको सबको बाहर निकालने के लिए, और उन सबको बाहर निकालने के लिए आपको शुद्धि क्रिया भी करनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग मैंने कहा कि डाइट, अच्छा डाइट फॉलो करना चाहिए, डाइट प्लान आप लीजिए, वेट लॉस अगर नहीं हो रहा है तो शुद्धि क्रिया करना जरूरी है। शुद्धि क्रिया से ये सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। तो फास्ट फूड ये वो सब अवॉइड करना चाहिए और शुद्धि क्रिया करनी चाहिए। शुद्धि क्रिया में जलनेति, वमन और शंख प्रक्षालन, इन तीनों चीजों को करना चाहिए। शंख प्रक्षालन ट्वाइस इन ईयर, एंड वमन एवरी मंथ में 1 or 2 times, लाइक 15 days में आप करिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आसन प्रैक्टिस जो आप चल रही है आपकी, वो करिए। अति भी नहीं करना है, सब कुछ कर रहे हैं आप, यहाँ पे रनिंग भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कुछ 1 या 2 एक्टिविटी आप करिए और उसके ऊपर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, अब ये इसका रिलेशन वेट लॉस से कैसे होगा, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम चीजें, किसी ने अगर हमें कुछ बोला है, किसी ने अगर हमको कुछ सालों पहले कुछ ताना मारा है, हम उसको पकड़ के रखते हैं, लेट गो नहीं करते। ये लेट गो नहीं करने की वजह से हमारा शरीर भी वैसे ही हो जाता है, वो फैट भी जल्दी लेट गो नहीं करता है। मन का असर शरीर के ऊपर हमको क्लियरली दिखता है। तो आपका अगर एटीट्यूड ऐसा है, लेट गो नहीं करते, कोई चीज दिल पे लगा कर रखी है, किसी ने बोला है, हाँ लेट गो नहीं कर रहे, तो वो एटीट्यूड भी आपको चेंज करना पड़ेगा। उसका फर्क आपको बॉडी पे भी दिखेगा। वेट लॉस भी लेट गो ही है ना। तो वो आप लेट गो कीजिए। किसी ने आपको कुछ बोला है, उसको क्षमा कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद को क्षमा कर दीजिए। कभी कभी हम खुद को क्षमा नहीं करते, दूसरों को क्षमा ना करने के लिए एक्चुअली हम खुद को ही दोष देते रहते हैं, और वो खुद को क्षमा नहीं किया होता है। खुद को भी क्षमा कीजिए। कोई भी पास्ट की प्रॉब्लम है आपकी, कोई रिग्रेट है, उसको छोड़ दीजिए। एक बार क्षमा मांग लीजिए यूनिवर्स से, उस व्यक्ति से मन ही मन में, सामने बोल पाए तो बोल दीजिए, नहीं तो क्षमा मांग लीजिए। क्योंकि ये चीजों की वजह से भी वेट गेन होता है। क्षमा कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, और बॉडी शेमिंग छोड़ दीजिए। ओके, आयुर्वेद में हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं। शिल्पा मैम जो है वो आयुर्वेद की डॉक्टर हैं, वो भी इसके ऊपर
मतलब जरूर उनको भी ये बात पता ही है ऑफ कोर्स। आयुर्वेद में कहीं पर अभी इंडिया में, हमारे इंडियन फिलोसफी में कहीं पर भी वेट का डेफिनेशन है ही नहीं। ये वेस्टर्न कंसेप्ट है कि आपके हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए, बीएमआई वगैरह। एक आइडियल शरीर का डेफिनेशन इंडियन इस टेक्स्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, आयुर्वेद में भी नहीं मिलेगा। देयर इज नो सच थिंग लाइक आइडियल वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, बट दिस इज ऑल वेस्टर्न कंसेप्ट। बट ठीक है, समझा, हमने उसको फॉलो भी करने की कोशिश कीजिए, लेकिन डोंट टेक योर सेल्फ इन नेगेटिव मैनर। हमारा जो शरीर है उसको एक्सेप्ट कीजिए, हो जाएगा, ओके, बट उसको एक्सेप्ट कीजिए जैसा है वैसे। उसको अगर शेमिंग करेंगे खुद, आप सोचिए आप खुद की बॉडी को शेम कर रहे हैं, ऑर्गन्स को बोल रहे हैं क्या है मेरा पेट फला, नहीं करते होंगे, लेकिन तो आपका पेट क्या, आपके ऑर्गन्स क्या बोलेंगे, वो कैसे काम करेंगे, है ना। उनके अंदर भी सेल है, सेलुलर लेवल तक बातें जा रही है, तो वो भी तो आपको फिर नकारेंगे, हाँ जा रही है, तो वैसा भी रहता है। तो बॉडी शेमिंग नहीं कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, आसन प्रैक्टिस चालू रखिए। और एक इम्पोर्टेंट दो बातें करना है। हॉबी याद करिए, आपकी लास्ट हॉबी क्या थी, उसको आपने कब छोड़ा है, उसको वापस लाइए। क्योंकि हॉबी के वजह से आपका मन शांत होगा, बॉडी उसको एकदम सिंक में रहेगी आपकी मन के साथ। और जितनी आपकी बॉडी आपके मन के साथ सिंक में रहेगी, उतना आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन जरूर कीजिए। बहुत से लोग सिर्फ शरीर पर ध्यान देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि मेडिटेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ हार्मनी इनसाइड द बॉडी। ओके, ब्रेन हमारा, ब्रेन के ऊपर तो हम काम करते हैं, शरीर के ऑर्गन्स के ऊपर हम काम करते हैं, मन के ऊपर काम नहीं करते। ये मन के ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बुद्धि और हमारे ब्रेन दोनों को मैनिपुलेट करता है। अगर मन के ऊपर हम काम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये दोनों भी ऑटोमेटिक रिजल्ट देना आपको शुरू करेंगे। सो डाइट, देन शुद्धि क्रिया, meditation, let go attitude, hobby, and asana is the answer for your for this question of menstruation and weight loss. Menstrual problem आसन से सॉल्व होंगे। सर्वांगासन या आसन आपके लिए बहुत अच्छा है, उसको रेगुलरली कीजिए, 1 मिनट तक होल्डिंग टाइम उसका बढ़ाइए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you, sir. Thank you, sir. The next question is, why there is so much confusion in life? जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो वो थोड़ा मुश्किल आती है डिसीजन लेने में, और अगर लिया भी तो उसके साथ स्टिक रहने में उनको बहुत तकलीफ होती है। तो इसका सॉल्यूशन बताएं। ओके, सो पतंजलि जी इसके ऊपर जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा जो अंतरायस, ये कंसेप्ट है पतंजलि योग सूत्र में, अंतरायस। ओके, तो ये अंतरायस क्या है, जो चित्त विक्षेप है, उसके डिटेल में नहीं जाता मैं। तो अंतरायस मतलब क्या है कि ये ऑब्स्टेकल्स है योग के राह पर। तो वो मैं आपको संदर्भ देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन की ओर आता हूँ। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इंसान इस प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करते करते बीच में रुक जाता है, उसको अंतराय बोलते हैं ना। या जीवन में, ये सिर्फ योग से रिलेटेड नहीं है, ये अगर आप सुनेंगे तो जीवन में भी यही प्रॉब्लम होती है। व्याधि, पहली बात है व्याधि, मतलब फिजिकल डिसीज कुछ हो गया तो जीवन में वो उसका ब्रेक लग जाता है। स्त्यान, स्त्यान यानी मेंटल थोड़ा लिथार्जी, मेंटली थकावट, ऐसा थोड़ा शांत, मेंटली मूड हो जाना, थोड़ा स्लो हो जाना। समस्या, डाउट। चौथा है प्रमाद, प्रमाद यानी मिसप्लेस प्रायोरिटीज। अगर प्रायोरिटी कोई चीज, एक काम करने जा रहे हैं और अचानक से कुछ दूसरा आया तो ये छोड़ के उधर जाना, मिसप्लेस प्रायोरिटीज। ओके, मतलब समझो आज का सेशन है, आज का सेशन इंपॉर्टेंट था, फॉर एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे अचानक क्या हो गया, मुझे एक फ्रेंड ने बोले कि अरे चलना मेरे साथ उधर, तो ये इंपॉर्टेंट होते हुए भी इसको ना आना और उधर कहीं पे शॉपिंग के लिए जाना या कुछ, तो ये है प्रमाद। आलस्य, फिजिकल लेजीनेस, आलस्य सबको पता है।
अविरति यानी सेंसुअल, हमारा सेंस ऑर्गन जो है उसके साथ ज्यादा अटैच रहना, तो उसमें ही ज्यादा रहते हैं। मतलब ज्यादा समझो बार बार मोबाइल देखने की आदत है तो उसमें ही देखते रहे और इम्पोर्टेंट काम भूल गए। भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन यानी डिल्यूजन, मतलब जो है उसको कुछ और ही समझ लेना। भ्रांति होना मतलब आपको आभास होना किस चीज का जो है नहीं उसका। आलब्ध भूमिकत्व, आलब्ध भूमिकत्व यानी अगर समझो आसन का एग्जांपल ले तो आसन में दृढ़ फर्म ग्राउंड पे नहीं आना, ये आसन के एंगल से नहीं, मन के एंगल से भी कोई फर्म डिसीजन पे नहीं आना, फर्म ग्राउंड नहीं होना। और अनवस्थित तत्व, अनवस्थित तत्व यानी अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसके ऊपर बरकरार नहीं रहना, नॉन मेंटेनिंग फर्म ग्राउंड, नॉट मेंटेनिंग फर्म ग्राउंड। ये अभी अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन यहीं पर आता है ना कि कंफ्यूजन रहता है और डिसीजन नहीं ले पाते, या डिसीजन लिया तो उसको उसके ऊपर फर्म नहीं ले पाते। और ये पतंजलि जी ने 2000 साल पहले बताया है। तो इसका उन्होंने सिम्टम्स भी बताया है। इसके सिम्टम्स क्या है? दुख, अनहैप्पीनेस, देन दौर्मनस्य, डुअलिटी ऑफ माइंड, देन मतलब शरीर में ट्रेमर्स रहना, उसको उन्होंने नाम दिया है अंग में जयत्व, मतलब आपके शरीर में ट्रेमर्स रहना, कंपन रहना, थरथराहट रहना। और श्वास प्रश्वास यानी ब्रीदिंग, इरेटिक ब्रीदिंग होना। ओके, तो ये सिम्टम्स है, इस सिम्टम्स पर आप काम करेंगे ऑटोमेटिकली ये चीजें जगह पर आएगी। मतलब उसको उन्होंने सोल्यूशन भी दिए, यानी क्या, दुख यानी अनहैप्पीनेस की ओर से हैप्पीनेस की ओर जाओ, खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करो। ओके, दौर्मनस्य यानी डुअलिटी ऑफ माइंड के लिए आप क्या करो, आप मेडिटेशन करो, देन आसन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। शरीर बलकट बने, शरीर में बल आएगा तो मन में भी बल आएगा। अंग में वह जयत्व, इसमें मतलब ट्रेमर्स ऑफ द बॉडी, इसके लिए वर्जिश करो, बॉडी के ट्रेमर्स चले जाएंगे। श्वास प्रश्वास के लिए, इरेटिक ब्रीदिंग के लिए डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम करो। ओके, ये सोल्यूशन भी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि एक्चुअल अभी कैसा होता है, ये थियोरेटिकल सॉल्यूशंस सुन के हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ये पढ़ने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन वो देखिए करते करते कैसे हैं, है ना। तो इसका करते कैसे हैं, इसके ऊपर आते हैं डायरेक्ट हार्डकोर सॉल्यूशन। फर्स्ट थिंग, मतलब हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं हम उनको कभी लिखते नहीं है, ये सबसे बड़ा मेजर हमारा प्रॉब्लम है। हमारा कुछ भी अगर हमको डाउट है तो उस डाउट को पेन और पेपर लीजिए और बैठिए और उसको लिख के निकालिए, सारा लिख लीजिए आपको क्या करना है, आपको किस चीज का डाउट है, और फिर उसको दो हिस्सों में बांटिए। मैं ये डाउट किस चीज का होता है, करूं या ना करूं, है ना। डाउट की वो क्या रहता है, कंफ्यूजन क्यों होता है, कंफ्यूजन डाउट की वजह से होता है। ओके, और डाउट किस वजह से डाउट होता क्या है, करूं या ना करूं, टू बी और नॉट टू बी। बस एक इधर आरो निकालिए, एक इधर। किया तो क्या 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 होगा, नहीं किया तो क्या 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 होगा, सिंपल। दोनों का आपके सामने होगा क्लियर एनालिसिस। हम क्या करते हैं, मन ही मन में सोचते रहते हैं। कंफ्यूजन क्यों होता है, डाउट डाउट, फिर मैं करूंगी तो ऐसा होगा, नहीं करूंगी तो ऐसा, ऐसा नहीं करना है। पेपर और पेन लेके लिखना है, फिर आपके सामने क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि करने से, ना करने से करना अच्छा है। कभी भी याद रखिए, कोई भी चीज करके देखिए, ना करने से क्या होगा, हम कभी किया ही नहीं तो हमको ये नहीं जवाब नहीं मिलेगा कि करना अच्छा सही था या नहीं था। लेकिन इसका मतलब गलत चीज भी करके देखना, ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। कोई भी लाइफ में कुछ स्टेप्स लेने हैं, लेकर देखिए, कुछ नहीं होता। वापस पीछे आने के लिए जगह होती है। लेकिन अगर नहीं, उतना भी समझो फिर भी कंफ्यूजन है, तो ये दोनों बाजू चेक कीजिए, तराजू जो भारी है वो डिसीजन लीजिए। और दूसरी डाउट क्यों आता है, इसका मेरा जो एक्सपीरियंस ये है कि हमारे जीवन में हमने कभी एक गलती की होती है, बचपन में हो, जवानी में हो, और वो गलती करने की के वजह से हम पिट चुके होते हैं। हमको कोई तो
सजा मिली होती है, लॉस हुआ होता है, और उस वजह से हमको एक डाउट बन जाता है खुद के ऊपर। ये डाउट एक्चुअली सेल्फ डाउट होता है, वो एक चीज की वजह से। तो एक चीज की वजह से हम हमेशा फिर डाउट करने लगते हैं हमारे डिसीजन पर। याद रखिए, डिसीजन आपने लिया था उस समय, वो गलत हुआ, ओके, कोई बात नहीं। वो पर्टिकुलर चीज के लिए वो डिसीजन गलत हो गया, इसका मतलब आगे के सारे डिसीजन गलत न होंगे, ऐसा नहीं होता। तो वो मिस्टेक को आप भुला दीजिए, हो गया। मोस्ट मतलब ऐसा मोस्टली होता है, इसलिए मैंने बोला कि ये एक भी कारण हो सकता है। दूसरा, डिसीजन इंसान किस चीज पर लेता है, कौन से बलबूते पर लेता है डिसीजन इंसान। अभी इधर लोगों का जवाब क्या रहता है, मैं खुद इंटरेक्टिव सेशन में जब मैं प्रति प्रश्न करता हूं, तब लोग बोलते हैं कि अपने एक्सपीरियंस पर। डिसीजन इंसान किस चीज पर लेता है, एक्सपीरियंस पर नहीं, वो एक हिस्सा है। एक्सपीरियंस मतलब क्या, उसका फैमिली अपब्रिंगिंग क्या है, इसके बेसिस पर डिसीजन होता है इंसान का। फिर उसका एजुकेशन क्या है, इसके बेसिस पर उसका डिसीजन होता है। उसका सराउंडिंग क्या है, कौन से दोस्तों में, कौन से लोगों में उठता बैठता है, इसके बेसिस पे उसका डिसीजन होता है। ओके, तो डिसीजन सिर्फ इस पे एक्सपीरियंस पे नहीं होता है। एक्सपीरियंस कभी कभी कुछ लिया ही नहीं होता है, तो डिसीजन कैसे लेगा ना। तो जरूरी नहीं कि आप एक्सपीरियंस पे डिसीजन लेते हैं, आप आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका सोशल बैकग्राउंड, आपका सराउंडिंग, आपका मोहल्ला, आप कहाँ रहते हो, इन सब चीजों के बेसिस पर आप डिसीजन लेते हो। ओके, तो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो जिस क्षेत्र में आप डिसीजन लेना चाहते हैं, उस क्षेत्र के व्यक्ति से मिलिए। आप आपके होता क्या है कि आपको कुछ करना होता है, और आप चाहते हैं उसका सोल्यूशन आपका जो दूध वाला दे, क्योंकि आप उसके साथ ज्यादा बात करते हो, या आपकी सब्जी वाला दे। ऐसे क्या हो सकता है क्या? नहीं। तो आपको जो उस सेक्टर में है, उस व्यक्ति को मिलने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके पास डिस्कशन करके सोल्यूशन पे आना चाहिए, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। ओके, सो डोंट टेक decisions on your experience, take decisions on someone else's experience, talk to them, they will give you a proper direction, and then take decision, simple. Okay, और ये बात जरूर याद रखिए कि पेन और पेपर पे लिखिए, और फिर दोनों आपको पहलू समझेंगे, और फिर आपको डिसीजन लेने में, और फिर फॉर्म डिसीजन लेने में सहायता होगी। ये आपका जवाब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Thank you, sir. It was indeed a very concrete, practical approach. थैंक यू। Okay. Sir, the next question I have is regarding the health. So I am suffering with the high blood pressure for more than 6 months, and recently diabetes का भी डिटेक्ट हुआ है. So क्या योगा इसमें कुछ हेल्प कर सकता है? ऑफ कोर्स योगा कैन हेल्प। पहली चीज क्या है कि पतंजलि जी ने क्लेश के बारे में बात किया है, पंचक्लेश के, इसके वजह से शरीर में दुख और व्याधियां पैदा होती है, पंचक्लेश। ओके, सो वो क्या है? तो पहला है अविद्या, ओके, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, द्वेष एंड अभिनिवेश। अभी अविद्या मतलब क्या, कि किसी चीज के बारे में जानकारी ना होना, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो विजडम। दूसरा है अस्मिता यानी ईगो, खुद को ज्यादा ईगो, ये करना, वैल्यू देना, दूसरों को तुच्छ समझना। तीसरा है राग, अटैचमेंट, कोई भी मटेरियल चीज के वजह के लिए, वस्तु के लिए अटैचमेंट। चौथा है द्वेष, हेट्रेड, नॉट लाइकिंग, मुझे ये बॉटल पसंद नहीं, तो वो पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं ऐसा, और ये मेरी बॉटल है, ये अटैचमेंट है। और तीसरा है अभिनिवेश, फियर। अभी इसमें से ये सारे जो कारण, ये जो व्याधियां भी हमारे शरीर में पैदा होती है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधि भी अगर पैदा होती है, तो वो इन पंचक्लेश के वजह से होती है। ब्लड प्रेशर में होता क्या है? हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, नॉट जस्ट ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर सभी को होता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन में होता क्या है? ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। ओके, एक बार ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कब होती है? और कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और कड़क हो जाती है, और वह वैसे ही रहती है, फिर रिलैक्स नहीं होती।
ये आपके फिजिकल मेंटल स्ट्रेस की वजह से होती है। फिजिकल स्ट्रेस की जो होती है वो वापस रिलैक्स हो जाती है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, आपके जो बॉडी में अकड़न पैदा होती है जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक ड्राइव, ये क्या करती है, बार बार ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, रिलैक्स होती है, बार बार होने के बाद धीरे धीरे ये कॉन्स्ट्रिक्टेड ही रहने लगती है, और फिर ये कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल की वजह से आपको हाइपरटेंशन हो जाता है। अब ये किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से, हाइपर एक्टिविटी की वजह से, ओके, फिर इधर माइंड ही आता है। इसलिए इन डिसीजेस को कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। आपके मन के ऊपर हुआ असर आपके शरीर के ऊपर असर दिखा रहा है। ओके, शरीर क्या होता है, ब्रेन के ऊपर हैमरिंग होता है, और ब्रेन क्या बोलता है, अरे ये इंसान बार बार इसमें है, इसको हम एक फेज में डाल देते हैं जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक ओवरड्राइव। एड्रेनलिन ग्लैंड जो होती है उसको एक्टिवेट रखते हैं बार बार ब्रेन, और फिर ये उसी अवस्था में, एलिवेटेड अवस्था में इंसान रहता है, और हाइपरटेंशन उसको हो जाता है। डायबिटीज का भी ऐसे ही है, बार बार ब्लड ग्लूकोज बॉडी में आ रहा है, क्योंकि ब्रेन को क्या लग रहा है, इस व्यक्ति स्ट्रेस में है, फिजिकल स्ट्रेस में है, इसको एनर्जी चाहिए ताकि ये स्ट्रेस को फेस कर सके, फाइट कर सके या फ्लाइट कर सके, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। उसके वजह से ये उसी फेज में इंसान रहता है, और फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड ऐसे प्रॉब्लम्स उनको हो जाते हैं। अब इसको सोल्यूशन क्या है, इसको सोल्यूशन है दो, मतलब एक फिलोसॉफिकल एंगल से, और फिर मैं सोल्यूशन दोनों भी बताऊंगा। राग और द्वेष को, इसको कंट्रोल में रखना, किसी चीज से ज्यादा अटैच नहीं रहना। ओके, मतलब हमको अगर पैसा चाहिए तो उसका भी एक डेफिनेशन, एक लिमिट सोचना चाहिए कि मेरे को कितना पैसा चाहिए। ब्रांड के पीछे बहुत ज्यादा भागना, मेरे को सब कुछ ब्रांडेड चाहिए, मेरे को एक से एकदम बड़ा टीवी चाहिए, मेरे को कार भी चाहिए तो एकदम टॉप एंड चाहिए, मेरे को फ्लैट भी चाहिए, बड़ा चाहिए। हमारे जो डिजायर्स, कितना जमा करना है उसको एक लिमिट रखना चाहिए, क्योंकि हमको ये सब मिलेगा पैसे से, और ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस काम करना पड़ता है, और फिर ये विशियस साइकिल में अटकते हो, इससे बाहर नहीं निकलते हो, और बाहर नहीं निकल रहे हो इसलिए खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो एक बेंचमार्क सेट कीजिए कि इतना कमाऊंगा तो मैं सेटिस्फाई रहूंगा, एक सेटिस्फैक्शन लाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, यानी अटैचमेंट थोड़े कम कीजिए चीजों की वजह से लेकर। द्वेष, जितना हेट्रेट आपके मन में रहेगा किसी के लिए, आपके बॉस के लिए, आपके, तो वो गुस्सा गुस्सा में परिवर्तित हो जाएगा, और गुस्से से वापस स्ट्रेस हो जाएगा, और फिर वापस सिंपैथेटिक ओवरड्राइव, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, और ये चीज होते हैं। तो आप हमेशा समत्वम योगोच्यते, यानी एक पीसफुल स्टेट में खुद को रखने की कोशिश कीजिए। जैसे आमिर खान ने 3 इडियट्स में ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बार बार याद दिलाए, आई वांट टू बी रिमेन एट पीस, ये आदत डालिए। इससे क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा एक पीसफुल स्टेट में रहेंगे, और ये दो चीजें जो एक्टिवेशन जो होगा वो कम रहता रहेगा, और आपको हाइपरटेंशन में काफी बदलाव दिखेगा। इन टर्म्स ऑफ रियल प्रैक्टिस, आप आसन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आसन प्रैक्टिस से शरीर में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हम आसन में जाकर वापस जब रिलैक्स होते हैं तो बॉडी एक ब्रेन सिंपैथेटिक सिस्टम में जाता है, और जब रिलैक्स करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक फेज यानी एक रिलैक्सेशन मोड में आती है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, वापस रिलैक्सेशन की उसको याद हम आसन प्रैक्टिस से दिलाते हैं। माइंड बॉडी दोनों पर ध्यान रखते, सांसें पर ध्यान रखते हुए आसन प्रैक्टिस कीजिए। प्राणायाम जरूर कीजिए, भ्रामरी और अनुलोम विलोम प्राणायाम हाइपरटेंशन के लिए और डायबिटीज इनके लिए बहुत अच्छा है, उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये करने से आप इन दो बीमारियों को वहीं पर रोक पाएंगे। अगर फर्स्ट स्टेज में है तो रिवर्स भी लेकर आ सकते हैं। और क्रिया योग कीजिए, यूट्यूब चैनल पे मेरा क्रिया योग का, या फेसबुक पर है, तो वो आप देखिए, उस पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। सो जो मेरे पास अगला सवाल है सर, कि कौन सी फिजिकल एक्टिविटी बेटर है,
जैसे बहुत लोग योगा भी करते हैं, जिम, साइकिलिंग या रनिंग, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और कितना करना सही रहेगा, ऐसा क्वेश्चन। तो वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बार मैं भी देखता हूँ कि कुछ कुछ लोगों को सब कुछ करना होता है, आसन भी करने होते हैं, जुम्बा भी चाहिए होता है, फिर वो रनिंग भी करते हैं। और मैंने कितने कितने ही लोगों को, आपको खुद को भी पता है, आईवी स्टेट में भी मैंने बहुत लोगों को बोला था कि जो अभी आपको योगा करने के बाद थोड़ी एनर्जी लग रही, तो आप सब मत चालू कीजिए, थोड़ा इस एनर्जी को कंजर्व भी कीजिए, रुकना भी जरूरी होता है, पॉज भी जरूरी होता है। और बहुत से लोग, आप खुद भी जो रनिंग ग्रुप में ज्वाइन हो गई थी, और फिर बाद में आपको थोड़ा सा उसके डिसएडवांटेजेस भी पता चले। तो क्या होता है, हठ योग में इसके बारे में भी बताया गया है कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो कहाँ पर पॉज या कहाँ पर रुकना चाहिए, तो उन्होंने कहा है जो चीजें आपको याद रखनी है, वो अतिहार, अतिहार, प्रयास, प्रलब्ज, प्रजल्भ, प्रलब्ज नहीं, प्रजल्भ, नियमाग्रह, जनसंघ, लौल्य, ये 5 चीजें उन्होंने टालने को कही, आपको इसको टालना चाहिए। अतिहार यानी, अतिहार तो सबको पता है, उससे क्या होता है कि आप ज्यादा खाएंगे तो आप थोड़ा मोटे भी हो जाएंगे, थोड़ा स्लो हो जाएंगे, तो वो उसको टालना चाहिए। प्रयास, ये पॉइंट यहाँ पर फिट बैठता है कि कुछ लोग है ना, इतने ज्यादा सब कुछ ओवरडू करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आंसर दिया कि फिर क्या होता है, सिंपैथेटिक ड्राइव में चले जाते हैं, व्याधियां कम होने की जगह और बढ़ने लगती है। उनको समझ में नहीं आता कि मैं इतना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर भी मेरा ये क्यों हो रहा है। याद रखिए कि आप 2 चीजों से बने हैं, एक है फिजिकल और दूसरा है मेंटल। ओके, हम वो क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देते। यम नियम आसन प्राणायाम अगर आप देखेंगे तो उसमें जो यम और नियम, ये जो हिस्सा है, इसके ऊपर हम काम ही नहीं करते। यानी सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, ये मन के एस्पेक्ट है, मेंटल हाइजीन, इसके ऊपर हम काम नहीं करते। और फिर हम चाहते हैं कि इस हम एकदम ठीक रहें, नहीं, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और अति प्रयास से और व्याधियां बढ़ेंगी, ये फॉर श्योर, क्योंकि मैंने अभी उसका आंसर थोड़ी देर पहले दिया था। प्रजल्भ यानी टॉकेटिवनेस, ओवर टॉकिंग। नियमाग्रह यानी एकदम नियम 100% फॉलो करना। कुछ कुछ लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव ऑब्स्ट्रक्ट क्लेंजिंग, क्या कंपल्सिव ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। तो उसके कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, उसमें क्या होता है, कंपल्शन होता है किसी भी चीज का, ये पी लो ऐसे, मतलब ऐसे ही चाहिए। तो इतना नियम आग्रह होता है कि वो ही बिल्कुल उधर से हटना नहीं, तो वो भी गलत होता है, ऐसे कहा है। जनसंघ, to be with people who are really whose company is really good for you is also important. Okay, and लौल्य यानी वेवरी एटीट्यूड। अभी इसमें हमको बस एक चीज जो मैंने पॉइंट आउट की थी, अति प्रयास। योगा और बाकी एक्सरसाइज में कौन सा बेटर, ये आपका सवाल था। तो एवरी एक्टिविटी इज गुड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओवर एक्टिविटी इज नॉट गुड। ओके, सब कुछ मत कीजिए। और अगर योग देखेंगे तो योग और एक्सरसाइज आप किधर भी टाइप कीजिए, आपको डिफरेंस बिटवीन योग एंड एक्सरसाइज आएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको योग में दिखेंगे। योग में आसन भी है, ब्रीदिंग भी है, ओके, माइंड के लिए भी है, तो पूरा मॉल है। योग इज नथिंग बट अ पूरा मॉल। जैसे टीवी के साथ एक कैटलॉग आता है, इंसान के साथ योग ऐसा कैटलॉग हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप योग कर रहे हैं, उसमें शुद्धि क्रिया कर रहे हैं, बंद लगा रहे हैं, उद्यान बंद वगैरह जैसे कर रहे हैं, डिफिकल्ट आसन में मयूर आसन वगैरह कर रहे हैं, और अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ मिल जा रहा है उसमें। तो आपको और दूसरी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज में हम सांसों पर ध्यान नहीं देते, बाकी एक्टिविटी में हम मन के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन योग में हम इंटरनल होकर शरीर के अंदरूनी हिस्से पर भी ध्यान देते हैं, और सांसों को और हमारे हार्ट बीट को नॉर्मल स्टेट में रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आपको मुझे पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगा कि योग अच्छा है, लेकिन कोई भी एक्टिविटी कीजिए उसको एक लिमिट में
कीजिए, कंट्रोल रहिए, और क्या कहाँ पे रुकना है इसका ध्यान में रखिए कीजिए। जुम्बा वगैरह अगर आप पहले से कर रहे हैं, रनिंग अगर आप पहले से कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए। अभी आप 35-40 के हैं, अगर आप अभी जुम्बा जस्ट बिकॉज इट इज अ ट्रेंड कर रहे हैं तो आपके घुटने खराब होने वाले हैं। वापस आप हमारे पास ही आने वाले हैं मेडिकल योग थेरेपी लेने के लिए। तो अगर आना है तो हम ओपन है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको ना हो। यस, दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फियर को लेके है सर, कि अननोन फियर रहता है, लाइक लूजिंग समवन इन द फैमिली, या बच्चे को लेके, या बच्चे गिर जाना, तो कांस्टेंट उनके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं चलता रहता है कि कोई ना कोई हर्ट हो जाए, तो वो फियर को कैसे डील करें? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी जस्ट पहले एक 5 मिनट्स पहले मैंने कहा था कि पंच क्लेश के बारे में पतंजलि बोलते हैं। 5 क्लेश: अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश। सो अभिनिवेश, ये इसका आंसर है फियर। अभिनिवेश का मतलब क्या है? फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ एनीथिंग, ये इसका अभिनिवेश है। तो होता क्या है हमको किसी भी चीज का एक डर बैठ जाता है, ओके, और फिर वो डर हमको वो चीज करने से रोकता है, या बार बार उसी हम स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उस चीज के बारे में सोचते सोचते पागल हो जाते हैं। और ये सबसे ड्रेडफुल या सबसे डेंजरस अवस्था है। अभिनिवेश से निकलना बहुत मुश्किल है। ओके, सो अभिनिवेश को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपको जो पहला क्लेश है अविद्या, उसको जब दूर करते हैं तो बाकी के क्लेश दूर हो जाते हैं, ऐसा खुद पतंजलि बोलते हैं। ओके, यानी विजडम। अगर आपको डर किस चीज का लगता है? फियर इज ऑलवेज ऑफ द अननोन। भूत कभी देखा नहीं होता है लेकिन उसका डर लगता है। अंधेरा में क्या होता है? कुछ दिखता नहीं, इसलिए अंधेरे का डर होता है ना? तो फियर इज ऑलवेज ऑफ द अननोन, व्हाट हैज नॉट हैपेंड बट वी थिंक दैट इट विल हैपन। एंड व्हेन वी थिंक इट विल हैपन, हम कल्पना करके ही आगे जाके उसके बारे में अभी सोच रहे हैं। और होता क्या है, उसके वजह से अभी हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। एक एग्जांपल, मेरे बच्चे कुछ हो ना जाए, मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक से जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक से आएगा कि नहीं आएगा, किधर गिर गया, लग गया तो क्या? तो वो इमेजिन होता है हमारे आंखों के सामने, उसको कहीं पे घुटने पे चोट आई है, ऐसा हमारे आंखों के सामने इमेज आता है। जैसे ये इमेज आने के बाद हमारे अंदर बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। हमारी सांसें बढ़ने लगती है, धड़कन बढ़ने लगती है, हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सारे फिजिकल चेंजेस इसलिए हो गए क्योंकि हमारा ब्रेन ये इंटरप्रेट कर रहा है कि वाकई में वो हो रहा है, ये हमने सिर्फ मन में सोचा है। फियर का यही प्रॉब्लम है। और फियर किस वजह से होता है? हमारे माइंड का जो एक चित्र दिखाने का जो आदत है उसकी वजह से होता है। माइंड हैज द कैपेसिटी, मन के अंदर कैपेसिटी है कि वो ब्रेन को भी चित्र दिखा सकता है। और ब्रेन को अपना ब्रेन नहीं होता, दिमाग को अपना दिमाग नहीं होता, उसको ये इमेज भी सही लगता है, सच लगता है, और हमारे अंदर रिएक्शन पैदा होता है। अभी ये रिएक्शन सिर्फ पैदा नहीं होता है, ये रिएक्शन रजिस्टर होता है मेमोरी में। और बार बार हमारा मन जब भी वो इमेज लाएगा या ऐसे विचार लाएगा, वो फायर होने लगता है, वो सारी मेमोरी फायर होने लगती है, और हमारे शरीर में वो रिएक्शंस की चेन बन जाती है। अभी क्या होता है, सिर्फ ब्रेन नहीं, माइंड इसके साथ अटैच हो जाता है। कोई चीज बार बार करो तो मन उसके साथ अटैच हो जाता है, भले फिर पॉजिटिव चीज हो या नेगेटिव चीज हो। अब वो नेगेटिव चीज से अटैच हो गया है इस फियर से, और जिससे अटैच होता है मन, वही आपके सामने बार बार लेकर आएगा। और फिर बार बार लेने के आने के बाद हमारा ब्रेन क्या करता है? बार बार वो फायर करता है। बार बार फायर ब्रेन जो चीज करता है, वो एक कनेक्शन ऐसा स्ट्रांग बन जाता है, उसका एक पूरा नर्व बन जाता है, एक पूरी मज्जा बन जाती है, और फिर ये साइकिल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ओके, ये इसका पीछे का साइंस है। अभी इसको दूर कैसे करें? इसका जवाब पतंजलि बोलते हैं प्रतिपक्ष भावनम। यानी जब भी आपको ऐसा विचार आए, ओके, हमको उसके ऑपोजिट विचार करना है। मतलब अगर डर डर का विचार आ रहा है
तो डर के विचार की वजह से जो भी शरीर में बदलाव हुए हैं वो आपको तो पता चल गए। अभी आपको सुकून भरा एहसास आपने जीवन में कभी भी लिया था पास्ट में, या कोई अच्छा अनुभव, हैप्पी वाला अनुभव, वो आपको याद करना है। उसको याद करने के बाद, उसको जीने के बाद आपको वो रजिस्टर करना है कि अब क्या लग रहा है, अरे हाँ छाती में हल्कापन लग रहा है, कंठ में कोई अकड़न नहीं है, मेरी सांसें एकदम हल्की लंबी जा रही है, हाँ? मुझे कोई गैस वैस एसिडिटी का एहसास नहीं हो रहा है, शरीर हल्का हल्का महसूस हो रहा है। ये आपको जानबूझ के रजिस्टर करना है। वो तो बाय डिफॉल्ट रजिस्टर हुआ। अभी ये अच्छा अनुभव आपको जानबूझ कर रजिस्टर करना है, फील करना है, जीना है, और इसकी एक पोटली बनानी है, और ये पोटली मन में समा के रखनी है। जब भी ये विचार आए डर वाला, इस डर वाले विचार को इमीडिएटली इससे काउंटर करना है, इसके बारे में सोचना चालू करना है। तो क्या होगा, मन अभी इसका अटैचमेंट कम होते जाएगा, इसका अटैचमेंट बढ़ेगा। और फिर पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, ये विचार आया, ये सोचना पड़ेगा, वापस ये विचार आया, ये सोचना पड़ेगा। बाद में धीरे धीरे क्या होगा, ये विचार आते बराबर ही ये विचार आएगा, फिर ये विचार आने से पहले ये विचार आएगा, और बार बार आप फिर इसी अवस्था में रहेंगे, और फिर आपका डर कम हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। ओके, दिस इज जस्ट लाइक, हम कोई सर दर्द के ऊपर हम क्या लगाते हैं, बाम लगाते हैं ना, बाम लगाते हैं। बाम क्या करता है, बाम दर्द को नहीं मिटाता, जो सेंसेशन ब्रेन को जा रहा है दर्द का सेंसेशन, उसी सेंसेशन के नर्व में बाम एक इरिटेशन पैदा करता है, और वो इरिटेशन का सेंसेशन उसी नर्व के अंदर से जा रहा है। तो ब्रेन को क्या हो रहा है, ये इंटरप्रिटेशन होने से पहले ये इंटरप्रेट हो रहा है, इसलिए दर्द जाने का एहसास होता है। उसको बोलते हैं काउंटर इरिटेंट। ओके, उसके ऊपर लिखा होता है काउंटर इरिटेंट। सो बाम दर्द नहीं भगाता, उसको इसको ओवरलैप करता है। वही फार्मूला है प्रतिपक्ष भावना। ये आप इमोशन के साथ करेंगे, आपका फियर चला जाएगा। माइक ऑन कीजिए। Yes, thank you, sir. So this is the last question and very interesting question कि योगा से क्या सिर्फ बेनिफिट्स होते हैं कि कुछ नुकसान भी है? ओके, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ और एक क्वेश्चन अटैच हो जाता है कि योगा क्या सिर्फ शरीर के लिए है? ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। इसके कुछ और बेनिफिट्स है क्या, मतलब सिर्फ बेनिफिट्स है ये एक क्वेश्चन, और योगा के और बेनिफिट्स क्या है ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर ये है कि नो, योगा सिर्फ बेनिफिट्स, योगा के सिर्फ बेनिफिट्स नहीं है। मगर अगर आप आसन की बात करें तो आसन की बात और प्राणायाम की बात करें, क्योंकि ये फिजिकली हम एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए योगा में भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। योगा में भी हमको गलत करने से इंजरी या प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, शुद्धि क्रिया में कपालभाति है, वो कपालभाति हाइपरटेंशन, जिनको माइग्रेन है, हार्ट की इश्यू है, उन्होंने कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, अगर कफ है, इन्फेक्शन है चेस्ट में, और कपालभाति करते जा रहे हैं, तो प्लूरल सैक जो है, प्लूराइटिस, प्लूरल जो हमारा कवरिंग है लंग्स का, उसको सूजन आकर एडमिट भी हुए हैं लोग, कोमा में भी गए हैं। तो सोच समझ के किसी के अंडर ही योगा करना चाहिए। यूट्यूब पे देखकर लोग योगा करते हैं, बिल्कुल नहीं, गलत। मेरा एक कहना है, एक वन लाइनर है मेरा, मेरे कुछ वन लाइनर्स हैं, उसमें से एक वन लाइनर है मेरा, एक वाक्य में बोलता हूँ, इफ यू आर नॉट बीइंग ऑब्जर्व, यू आर नॉट डूइंग इट करेक्टली। अगर आपको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, आप किसी को देख के कुछ भी कर रहे हैं, आपका पैर सीधा 90 डिग्री में नहीं है, ऐसा है, तो वो गलत हो गया, घुटने का इंजरी हो गया। तो आपको ऑब्जर्व करना भी बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट बीइंग ऑब्जर्व, यू आर नॉट डूइंग इट करेक्टली। तो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन जानना और किसी के अंडर करना अच्छा होता है। आसन में भी कॉन्ट्राइंडिकेशन जानना अच्छा होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर आपको पता नहीं तो वो आपने नहीं करना चाहिए। तो योग में नुकसान भी है। प्राणायाम कैसे भी करेंगे, फास्ट कर रहे हैं, अनुलोम विलोम यहाँ से ले रहे, कैसे कर रहे हैं, तो प्राणायाम इज अ वाइटल एनर्जी, उसको आप हैंडल कर रहे हो, तो वो भी आपको ठीक तरह से करना चाहिए। अगर आपने ठीक से नहीं किया तो उसका भी, प्राणायाम का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए एक सिस्टमैटिक सिस्टम है, शुद्धि क्रिया करो, फिर आपकी नाड़ियां खुलेंगी, फिर प्राणायाम करो,
लेकिन आज लोगों को सब इंस्टेंट चाहिए। मतलब इधर डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा प्राणायाम करो, तो इधर आते हैं हमारे पास और बोलते हैं सर वो प्राणायाम लगाना है मेरे को। इधर बोला थोड़ा मन शांत करने के लिए मेडिटेशन करो, तो हमारे पास फोन आता है सर मेडिटेशन की क्लास है क्या आपके पास? मेडिटेशन आप ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? पतंजलि ने उसको सीक्वेंस में दिया है, शुद्धि क्रिया, आसन, फिर प्राणायाम, है ना। यम नियम आसन प्राणायाम चौथे नंबर पर है, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान। तो बॉडी के ऊपर पहले काम करके फिर जाना चाहिए, वो एक स्टेप है। ओके, और एक स्टेप दूसरे स्टेप के लिए बिगिनिंग है। ये स्टेप कंप्लीट करके आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। तो पतंजलि बहुत अच्छी तरह बोलते हैं कि एक एक चीज को करो एक एक टाइम पर। बहुत क्लियर बोला है मैसेज, लेकिन हमको समझ में नहीं आता वो मैसेज। दूसरी बात, तो सिर्फ बेनिफिट्स नहीं है, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं और सब लोग उसके ऊपर बात करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन या ड्रॉबैक्स के ऊपर कोई बात नहीं करते, लेकिन रिच हेरिटेज योगा हमेशा इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी चीज के सिर्फ मतलब बस यही बेनिफिट्स है क्या शरीर और इसके लिए? तो नहीं। योगा के बाकी के बेनिफिट्स क्या है, ऐसा अगर आप मुझे पूछो तो मैं बोलूंगा कि योग ये शरीर से शुरू होकर, ओके, मतलब ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन इससे शुरू होता है। पहले नए आदमी के लिए क्या होता है, ब्रेन और उसके ऑर्गन्स एक साथ काम करने लगते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से हो जाता है। ब्रेन और बॉडी ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन सेट होता है, फर्स्ट ये शुरू होता है। फिर क्या होता है, फिर ब्रेन बॉडी ऑर्गन्स के साथ मन जुड़ने लगता है। ओके, सो माइंड पिक्चर में आने लगता है। फिर ये तीनों एक साथ काम करने लगते हैं। फिर ब्रेन और बॉडी ये एक हो जाता है, मतलब शरीर और मन। और तीसरा धीरे धीरे एंटर करने लगता है, वो है आत्मा। आपके अंदर की आवाज आप जानने लगते हैं, सुनने लगते हैं, खुद को सुनने लगते हैं, खुद से बात करने लगते हैं। मतलब ऐसे चलते फिरते नहीं, क्या कैसे है तू, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे नहीं करना है। अंदर अंतर्मुख आपकी बातें, संवाद शुरू हो जाता है आत्मा के साथ। फिर जाते हैं, आपको जब आत्मा समझ में आता है कोई तो है मेरे अंदर जो मुझसे बात करने की कोशिश, तब आपको धीरे धीरे ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा समझने लगता है। पक्षी पंछी इनके बारे में आपको केयरिंग आता है अंदर से ऑटोमेटिक। आपको किसी कुत्ते को देखा तो आपको ऐसा लगता है उसको कुछ खिलाओ, किसी छोटे बच्चे को देखा किधर ऐसे गरीब बच्चे को, तो आपको अंदर से दया भाव आएगा। ये चेंजेस होने चाहिए आपके अंदर, ये होने लगा तो आप सही योग कर रहे हैं। ओके, ये बेनिफिट से योग के मैं बताता हूँ कैसे ये होने लगता है। फिर आपको दूसरे के प्रति करुणा भाव ये सब आने लगता है। ओके, फिर दुश्मन भी आपको दुश्मन नहीं लगता। ओके, क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि पास्ट जन्म में या जब हमारा जन्म मृत्यु के बीच की जो अवस्था होती है, वापस पुनर्जन्म के बीच में मेरे जो पास्ट जन्म के जो ये है कर्म है, उसके जो फल है उसको मुझे भोगना है। इसके लिए ये व्यक्ति मुझे हेल्प करने वाला था, इसलिए इसने मुझे इस जन्म में कुछ दुख पहुंचाया, क्योंकि मुझे पिछले जन्म के इस प्रॉब्लम, इस जो कर्म फल है उसको भोगना था। तो वो भी दुश्मन नहीं दिखता आपको, क्योंकि आपको पता है कि उसने जो मुझे दुख दिया है, जो धोखा दिया है, वो मेरे पिछले कर्म को निवारण करने के लिए दिया है। ये बहुत गहरी बात है, किसी दिन और बात करेंगे। तो ये सब क्लियर होने लगता है, ब्रह्मांड का ज्ञान आने लगता है, हमको सारा पिक्चर क्लियर होने लगता है। पर एक्चुअल में इस पृथ्वी पर हमारा जो मेन एम ये नहीं था कि हम पैदा हो, पैसे कमाए और मर जाए, है ना, क्योंकि ये सब इधर ही रहने वाला है। तो फिर ये सब क्यों, हम इसमें कैसे अटक गए? ये गेम ही ऐसा है कि हमको जानबूझकर एक माया जाल में रखा है। हमको ओरिजिनल टास्क बताया नहीं जाता है। जब हम जन्म लेते हैं हमको सब कुछ भुला दिया जाता है, ओरिजिनल टास्क भुला दिया जाता है। यू हैव टू सॉर्ट इट आउट, यू हैव टू योरसेल्फ फाइंड आउट व्हाट इज योर रियल पर्पस। और तब तक ये आपको चलता रहेगा जब तक आप खुद होके ढूंढ के नहीं निकालते व्हाट इज माय रियल पर्पस। लेकिन आपका ये जर्नी आसान कर देता हूँ, जो कि आप योग सेक्टर से कुछ ना कुछ हद से, कुछ ना कुछ एंगल से जुड़े हुए हैं, मतलब आप थोड़े उस मार्ग पर है, आपको आंसर मिलने के। आपका आंसर कम कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ। हमको पानी फ्री था, हमको हवा फ्री थी, हमको जमीन उसमें कुछ बो सिंजो, कुछ भी उगाओ खाओ, ये फ्री था। हमने इन चीजों से
जो इसको बाहर निकल आए और हमने पैसे का मार्ग, अर्थंजन के मार्ग पर हम चले गए। ओके, ठीक है, वो है, हमको करना ही है, लेकिन अल्टीमेट एम क्या था हमारा कि हम बैठे, सब कुछ फ्री है आपके लिए, आप बैठो, मेडिटेशन करो, रियल पर्पस ढूंढो एंड गेट योरसेल्फ कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोल। दिस वाज आवर अल्टीमेट एम। नो आवरसेल्फ, who am I, what is my purpose, and then try to find out what is there in the universe, what is the original source, and to merge with it. Okay, ये हमारा ओरिजिनल पर्पस था, बट हम वो भुला चुके हैं। नो प्रॉब्लम, उसके लिए भी पुरुषार्थ थियरी वगैरह दिया है कि सब करो, लेकिन थोड़ा टाइम निकालकर मेडिटेशन और खुद को जानने की कोशिश करो। दिस will lead to a very balanced life, and ओरिजिनल पर्पस से थोड़ा तो भी हम कनेक्टेड रहेंगे तो हमको बाकी के प्रॉब्लम शून्य लगने लगेंगे, छोटे लगने लगेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस ये है ही नहीं कि मैं घर बनाऊं, पैसे जमा करूं और बहुत सारा बैंक बैलेंस बनाऊं। ये करते करते आप समाज के लिए काम कीजिए, आपको खुद के आइडेंटिफाई कीजिए, करुणा का भाव लाइए खुद में, लोगों की हेल्प कीजिए। ये सारा करने से आपका जो अदर एस्पेक्ट है वो भी सेटिस्फाई होने लगेगा, एंड देन अल्टीमेटली slowly will try to understand the real purpose, and that will benefit you in this life and coming life, and one day you will be liberated। मतलब ये हैवी सब्जेक्ट है, लेकिन ये अल्टीमेटली आपको किसी न किसी दिन समझ में जरूर आएगा। मेरी ये बात कभी ना कभी आपको जरूर याद आएगी, तब आप मुझे थैंक यू बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। सो this is the answer to the two mixed questions। सर और भी क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, बट अभी टाइम हो चुका है, तो जब अभी हम नेक्स्ट सेशन लेंगे तो वो क्वेश्चंस को डेफिनेटली कवर करेंगे। और मैंने अभी चैट में सर का नंबर शेयर किया है 9370536204। ये नंबर पे अगर आपके और भी कुछ दूसरे सवाल हैं और आप अपनी फैमिली को भी ये नंबर शेयर कर सकते हो, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें टाइप करके प्लीज भेज दें, और हमारे नेक्स्ट सेशन पे हम उनको कवर करेंगे। एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर, जबकि मैं खुद इतने सालों से योग में हूँ और ये काफी इंटरेस्टिंग मुझे ये सब सारे क्वेश्चन आंसर्स लगे, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी काफी सारा आई ओपनिंग आंसर्स मिले होंगे, एंड होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, and we'll end up this session with 3 Shanti mantra. So please sit straight, relax your shoulders, relax your forehead, take deep inhale, exhale, inhale again. Om Shanti Shanti Shanti. Palms. Dab on your eyes, face. Thank you, sir. Thank you for wonderful answers, and thank you so much everyone for attending it. Thank you. Good night. अगर कोई भी सवाल हो तो वो जो नंबर मैम ने बोला उस पर आप भेज सकते हैं, हम आगे भी ऐसे सेशंस लेते रहेंगे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir.